हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 का है। साइंस को हम लोग बात करेंगे। साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे सजीव की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनका आवास कहाँ कहाँ हो सकता है, एक एक चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग मॉक टेस्ट के माध्यम से करवाते हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आवास और अनुकूलन के बारे में। सबसे पहला जो हमारा आवास है वो है मरुस्थल का आवास कैसा होता है, तो पढ़ लेते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल में दिन बहुत गर्म होता है और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। देखिए, मरुस्थल की विशेषताएं बताई गई है कि जो मरुस्थल होता है वहाँ जल बहुत ही कम मात्रा में होता है। अब देखिए, जो दिन होता है दिन काफी गर्म होता है और रात जो होती है वो ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो मरुस्थल होता है वहां पे रेत ही रेत पाए जाते हैं। तो जो रेत होता है वो सूर्य की गर्मी से जल्दी गर्म हो जाता है और जैसे ही सूर्य डूबता है तो रेत बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए जो रात होती है वो काफी ठंडा होता है। जो पौधे और जंतु होते हैं वो श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। जो हमारा सबसे पहला एनिमल है वो ऊंट के बारे में हमें पढ़ना है। ऊंट की कुछ विशेषताएं होती है जो कि उसको मरुस्थल में रहने के लिए सूटेबल बनाती हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है ऊंट के पैर लंबे होते हैं। देखिए, जो ऊंट के पैर होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। इससे क्या होता है, इनका जो संपर्क होता है रेत से वो बहुत दूर होता है। रेत से जो बॉडी होती है काफी दूर होती है, इस वजह से इनको गर्मी नहीं लगती है। इनमें मूत्र विसर्जन की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये जो यूरिन का जो एक्सक्रिएशन करते हैं वो कभी बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। इनका जो मल होता है वो भी सूक्ष्म होता है। उन्हें पसीना नहीं आता है। जो ऊंट होते हैं उन्हें पसीना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पसीना होना या फिर यूरिन का जो है एक्सक्रिएशन करना, ये सब क्या होता है, जल के ह्रास को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए इन सब चीजों की जो है अब्सेंस होती है इन लोगों में, ताकि जल का ह्रास बहुत ही कम हो। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो ये ऊंट के बारे में था। आगे है मछलियों के बारे में। मछलियों में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो इसमें है कि इन सभी का शरीर धारा रेखित होता है। देखिए, धारा रेखित का मतलब ये होता है कि नाव के आकार का, और उसमें क्या है, यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। तो ये आकृति ही है जिसकी वजह से ये जल के अंदर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। मछलियों का शरीर चिकने सल्क से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए, मछलियों के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए एक मछली है तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी जो बॉडी पे होता है ऐसे ऐसे सल्क लगे होते हैं। ये सल्क ही क्या करते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और क्या करते हैं, जल में सुगम गति करने के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब जल में आसानी से आ जा सकते हैं। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है। ये आप लोग देख रहे हैं, जो ये इसके पंख हैं और ये जो इसकी पूंछ है वो चपटी है। इन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो देखिए, जो मछली के पंख और पूंछ होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं संतुलन बनाने के लिए और दिशा का परिवर्तन करने के लिए ये हेल्प करते हैं। मछली के जो गिल होते हैं जिसको हम लोग क्लोम बोलते हैं, उससे वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मछलियों का शरीर जो होता है धारा रखित होता है। सल्क भी पाए जाते हैं। जो सल्क होता है उनका जो काम होता है सुरक्षा प्रदान करना होता है। पूंछ जो होती है काफी चपटी होती है जो कि दिशा परिवर्तन में और संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करती है। जो मछली होती है क्लोम के सहायता से ये सांस लेती है। तो ये मछलियों के बारे में आपका हो गया, जिससे इतनी कैरेक्टर पाए जाते हैं जिससे जो मछली होती है वो जल में आसानी से रह पाती है। आगे है अनुकूलन किसे कहते हैं। देखिए, जंतुओं में से केवल दो उदाहरण लिए गए हैं। मतलब हम लोगों ने भी दो जंतुओं के बारे में पढ़ा है। जैसे एक पहला था ऊंट और दूसरा था मछली, जिसको हम लोगों ने देखा कि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसकी वजह से वो रेगिस्तान और पानी में रह पा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में से कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिनमें प्रायः पाए जाने वाले विशिष्ट संरचनाओं का अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का सीधे सीधे मतलब ये है कि जो भी एनिमल्स या फिर जो भी प्लांट किसी एक स्पेसिफिक एरिया में अगर पाया जा रहा है तो उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ ऐसे चीजें होंगी, विशिष्ट संरचनाएं उसकी होगी या फिर उसका स्वभाव प्रकृति उसकी ऐसी होगी जिसकी वजह से वह उस परिवेश में रहने योग्य रहता है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं अनुकूलन।
विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। जो भी जैसे मान लीजिए जो पहाड़ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो उनके जो बॉडी में होती है वो अलग संरचनाएं पाई जाती है ताकि वो पहाड़ी रीजन में रह सकें। जो मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनके अंदर अलग विशेषताएं पाई जाती है। जो जल में रहने वाले होते हैं उनके लिए अलग विशेषताएं पाई जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। यह सभी जंतुओं में अलग अलग हो सकता है। आगे पढ़ते हैं आवास के बारे में। तो देखिए आवास मतलब जहां हम लोग रहते हैं। जैसे स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं को स्थलीय आवास कहते हैं। जो लोग स्थल में पाए जाते हैं, जो भी पौधे या फिर जंतु जो स्थल में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास के अंतर्गत वन आता है, घास के मैदान आते हैं, मरुस्थल आते हैं, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के उदाहरण है। तो स्थलीय आवास के अंतर्गत वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। बात करते हैं जलीय आवास की, तो जलाशय हो गया, दलदल हो गया, झील, नदियां, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलीय आवास कहते हैं। तो जो आवास होता है वो दो प्रकार का होता है, स्थलीय आवास होता है और जलीय आवास होता है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमताएं पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी वन पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, या तो मरुस्थल हो या फिर तटीय या फिर पर्वतीय इलाका हो, उनमें कोई ना कोई विषमताएं जरूर देखने को आपको मिलेंगी। आगे बात कर लेते हैं जैव एवं अजैव घटक। देखिए किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीवों जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। जैव घटक का मतलब ये होता है जिनमें जीवन है। तो जैव घटक के अंतर्गत पौधे और जंतु आते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर जीवन होता है। चट्टान हो गया, मिट्टी हो गई, वायु, जल हो गई, ये सब क्या होते हैं? निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इसलिए अजैव घटक के अंतर्गत ये लोग आती हैं। सूर्य का प्रकाश भी क्या है? निर्जीव है। उष्मा भी एक प्रकार से निर्जीव है, इसलिए ये क्या आते हैं? अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछ देगा इनमें से जैव घटक कौन कौन सा है, और दे देगा पौधा, जंतु, और हो सकता है आपको कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे वायु दे दे, जल दे दे, मिट्टी दे दे। तो आपको एलिमिनेट करने के लिए पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जैव घटक है और कौन सा अजैव घटक है। देखिए जो जैव और अजैव घटक होते हैं वो जो एनिमल या फिर जो प्लांट है जो उस हैबिटेट में रहता है उसको काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैविक और अजैविक घटक दोनों ही प्रभावित करते हैं जंतु और पौधों को। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग पर्यानुकूलन किसे कहते हैं। देखिए अनुकूलन और पर्यानुकूलन में थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम किसी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और हम कभी अगर पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो हमें क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है और शारीरिक जो व्यायाम होती है उसमें भी हमें असुविधा होती है। हमें पहाड़ पे तीव्र गति से सांस जो है लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है और हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए पर्यानुकूलन मतलब होता है कि अल्प अवधि के लिए हम अपने बॉडी के अंदर परिवर्तन कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो नागफनी होता है, नागफनी आपका मरुस्थल में उगता है, तो उसमें जो नागफनी होता है हम लोग देखेंगे तो उसका चौड़ा सा तना होता है। जो तना होता है उसका काफी चौड़ा होता है और जो पत्तियां होती हैं वो कांटे के रूप में होती है। अब क्या जो नागफनी है अगर उसको हम लोग मैदानी इलाकों में लगा देते तो क्या अपना स्ट्रक्चर ये बदल देगा? नहीं बदलता है, क्योंकि ये जो नागफनी है वो उस एरिया के लिए अनुकूलित हो गया है। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसा चीज करें जिसमें हम लोग अल्प अवधि के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में हुए अनुकूलन से भिन्न है। मतलब जो अनुकूलन होता है उसको होने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। अब नागफनी का जो पौधा है अगर वो इस प्रकार से अनुकूलित हो चुका है तो उसको मैदानी भाग में लाने पे वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं, हमें अगर पर्वतीय भाग में जाना है तो हमें सांस लेने में, व्यायाम करने में असुविधा होगी। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो बॉडी है वो वहां के पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो जाएगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं पर्यानुकूलन। मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जो अनुकूलन होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। हम लोग बोल सकते हैं जो अनुकूलन होता है वो लॉन्ग टाइम से होता है। बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस के बाद जो वहाँ के जो जीव जंतु पौधे होते हैं वो उस एरिया के लिए अनुकूलित होते हैं।
आगे बढ़ते हैं, विभिन्न आवासों की यात्रा करते हैं। पहले कुछ स्थलीय आवास के बारे में बात करते हैं, जैसे मरुस्थल। मरुस्थल के बाद बारे में हम लोग जब बात किए थे ऊंट के बारे में, अब हम लोग देखते हैं कुछ और एनिमल्स के बारे में। मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऊंट का पैर होता है वो काफी लंबा होता है और रेत से जो उसकी बॉडी होती है काफी दूर होती है, जिससे गर्मी उसके शरीर को नहीं लगती है। लेकिन क्या सभी एनिमल जितने भी पाए जाते हैं उनका शरीर लंबा होता है? ऐसा तो नहीं है, शरीर उनके लंबे नहीं होते हैं। तो दिन में तेज गर्मी से बचने के लिए वो भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो है वो सरफेस है। ये लोग क्या किए हैं, बिल बनाकर काफी अंदर है। चूहा है आपका, ये स्नैक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि बिल बनाकर काफी अंदर जो है गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। तो इनमें जो एडॉप्टेशन होता है, इनमें जो अनुकूलन होता है वो इसी प्रकार से होता है कि ये दिन में तो जमीन के अंदर रहते हैं जब काफी ज्यादा तापमान होता है, और रात को जब तापमान में कमी आती है तो ये अपने बिल से बाहर निकलते हैं और आराम से रहते हैं। तो ये आपका हो गया मरुस्थलीय आवास। आगे देख लेते हैं कुछ पौधों के बारे में, वो क्या करते हैं। तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। देखिए हम लोगों ने वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा हुआ था कि जब पत्तियों से पानी का जो लॉस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये क्या करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की बहुत ही कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या तो होती ही नहीं है, या तो होती है तो बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों की पत्तियां जो होती है वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इनसे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। मतलब जो इनकी पत्तियां होती हैं वो नॉर्मल आपके जो मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली पत्तियां हैं उस प्रकार से नहीं होती है। आप लोग ये नागफनी देख रहे हो, तो ये जो पोर्शन है ये इसका तना है, और जो ये कांटे के रूप में है वो इसकी पत्तियां हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग वाटर लॉस कम करने के लिए ये लोग पत्तियां जो होती है इनके कांटों के रूप में होते हैं, या तो इनमें पत्तियां होते ही नहीं है। नागफनी में पत्ती जैसे संरचना, जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। अच्छा, जब ये तना है तो इसका फोटोसिंथेसिस कहाँ होता होगा? जो नागफनी होता है उसका जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है वो तने में होता है। हम लोग इस चीज को याद रखेंगे। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। मतलब जो तना इनका होता है ये एक मोम की परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। तब जो मोम का जो परत इनके तने के ऊपर होता है उसकी वजह से जो जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है बाहर नहीं निकलता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। देखिए जो कैक्टस होते हैं, कीकर होते हैं, नागफनी होते हैं, इन लोग के जो पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती है पानी के सर्च में ये जमीन से काफी चली जाती है नीचे, जब तक कि इनको पानी नहीं मिल जाता है। तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो इस प्रकार से एडॉप्टेशन करते हैं, इस प्रकार से अनुकूलन करते हैं, तब जाके वो मरुस्थल में सर्वाइव कर पाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र। अब तो हमने पढ़ा था मरुस्थलीय क्षेत्र, अब पढ़ना है पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं या फिर जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं वो अपने आप को कैसे रखते हैं। तो ये क्या है कि ये आवास सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो काफी ठंडा होता है और इनमें तेज हवाएं चलती हैं। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। तेज हवाएं चलती है, तेज बर्फीली हवाएं चलती है। सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती है। तो देखिए जो पौधे होते हैं आप लोग देखेंगे वो शंकु के आकार की होती हैं और जो इनकी पत्तियां होती हैं वो तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की भी होती है, जिससे वर्षा का जल एवं हिम जो होता है सरलता से नीचे खिसक जाता है। तो ये जो प्लांट होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं ताकि यहाँ अगर बर्फ पड़ता है तो ये आसानी से सरक जाए, और जो इनकी पत्तियां होती हैं वो नीचे के शेप में होती है ताकि जो भी बर्फ पड़ता है वो पत्तियों पर से आसानी से सरक जाए। इस प्रकार ये होते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे है कुछ जंतु जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनके अंदर अनुकूलन कैसे होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। कैसे अनुकूलित होते हैं? उनकी जो मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। देखिए या तो इनकी त्वचा काफी मोटी होती है या फिर इनकी जो बॉडी होती है उस पर फर होते हैं, मतलब पतले पतले बाल होते हैं जिनको हम लोग फर बोलते हैं। जैसे शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। ये जो आप लोग याक देख रहे हो उसका जो शरीर है वो लंबे लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। ये जो आप पहाड़ी तेंदुआ देख रहे हैं उसका जो शरीर है उस पर पतले पतले बालों का फर होता है। यह बर्फ पे चलते समय उसके पैरों को ठंडक से बचाता है। जब ये आपका तेंदुआ चलता है तो ये जो फर होते हैं वो बर्फ से उसके पैर को बचाता है।
पहाड़ी जो बकरी होती है उसके मजबूत खुर होते हैं, उसे ढलानदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाती है। ये जो बकरी है आपकी पहाड़ी बकरी, ये क्या करती है, इसके जो खुर होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे वो आसानी से चट्टानों पे चल पाती है और दौड़ पाती है। तो इस प्रकार इनके अंदर भी अनुकूलन होता है। आगे बात करते हैं घास स्थल के जो जंतु रहते हैं उनके अंदर अनुकूलन कैसे होता है। तो पहला जो एनिमल हमारा है वो शेर है। शेर क्या करता है, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। ये हम सभी जानते हैं, जो शेर होता है वो या तो जंगल में रहता है या फिर घास स्थल में रहता है। तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। ये क्या करता है, हिरन जैसे जंतुओं को ये मार के खाता है। अब जो शेर है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जो उसके आगे वाला पैर होता है उसके जो नाखून होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादा अंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा लेता है। मतलब ये क्या करता है, पैर के अंगुलियों के बीच में खींचकर छिपा लेता है। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। जो शेर होता है, शेर भी ब्राउन कलर का होता है। अगर वो घास के मैदान में पाया जा रहा है तो जो घास का मैदान भी होता है वो भी ब्राउन कलर का होता है। तो ये क्या करता है, आसानी से इस घास के मैदान में छिप जाता है, जिससे ये आराम से अपना शिकार कर सके। आगे है चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। तो देखिए जो शेर होता है उसके सामने की 2 आंखें होती है, हमें ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं कि जो शिकार होते हैं उनको दूर तक देखने के लिए खोजने में सहायता करती हैं। वहीं अगर हिरन की बात करें तो जो देखिए जो हिरन की आंखें होती है ना वो बगल बगल में होती है, आप लोग इसको देख सकते हो। दूसरा जो हमारा जंतु है वो हिरन है। हिरन के बारे में पढ़ना है, जो वन या घास स्थल में रहता है। ये भी वन और घास स्थल में रहता है, क्योंकि शेर भी वन और घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। ये पौधों को खाता है इसलिए इसके दांत मजबूत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु को अपना शिकार बनाते हैं। जो हिरन होते हैं वो शेर द्वारा अपना शिकार बनाए जाते हैं कि उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। जो हिरन होते हैं वो जो होते हैं शिकार न बन पाए, जो शेर है उनका शिकार न कर पाए, इसके लिए कुछ उनके अंदर एडाप्टेशन होते हैं, कुछ अनुकूलन होते हैं। क्या होते हैं, उनके जो कान होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, जिससे वो शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। जो उनके जो कान होते हैं ना काफी लंबे लंबे होते हैं, अगर इनको थोड़ी सी भी आहट लगती है कि अगल बगल हमारे कोई भी खतरा है तो उसकी जानकारी इनको मिल जाती है। इनके सिर के पार्श्व में दोनों ओर आंखें प्रत्येक दिशा में घूमकर खतरा महसूस करती है। देखिए यहाँ क्या कहा है कि जो दोनों आंखें हैं वो पार्श्व में है, मतलब पार्श्व में है मतलब अगल बगल में है, सामने नहीं है। जिससे वो क्या करता है, दोनों बगल की जो आंखें होती है वो हर दिशाओं में घूम कर जो खतरा होता है उसको महसूस करता है। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भगाने में सहायता करती है। ये हिरन जो होता है काफी तेज दौड़ता है। अब देखो जो हिरन है काफी तेज दौड़ता है, तो शेर भी तो तेज दौड़ता है क्योंकि उसको तो हिरन का शिकार करना है। तो इसलिए जो एडाप्टेशन इनके अंदर होता है वो इसी प्रकार से होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, कुछ जो जलीय आवास होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो जल में रहने वाले जीव जंतु पौधे होते हैं उनके अंदर अनुकूलन कैसे होता है। देखिए हम लोगों ने पर्वतीय आवास, स्थलीय आवास और जलीय आवास को हम लोगों ने देख लिया है। इसमें हम लोग जो है पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार से अनुकूलित रहते हैं उस इन्वायरमेंट के प्रति, और जो जंतु होते हैं वो भी कैसे रहते हैं। अभी हम लोगों ने मछलियों के बारे में पढ़ा था कि जो मछलियों का जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है, लेकिन यहाँ बात करते हैं स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का जो शरीर होता है आमतौर पर धारा रखित नहीं होता है। जो ऑक्टोपस होता है आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसका जो शरीर होता है वो धारा रेखित नहीं होता है। ये इसका सिर होता है, तो इनका जो शरीर होता है धारा रखित नहीं होता। तो ये किस प्रकार से रहते हैं, देखिए वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। ये क्या करते हैं, गहराई में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखित बना लेते हैं। इनका शरीर धारा रेखित नहीं होता है, लेकिन जब भी ये जो जल में जब ये मूव करते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखित बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल या फिर क्लोम होते हैं। इनमें भी क्या होते हैं, सांस लेने के लिए गिल या फिर क्लोम होते हैं। आगे है डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। देखिए जो डॉल्फिन और जो व्हेल होती हैं उनमें गिल जो होते हैं सांस लेने के लिए नहीं होते हैं। फिर क्या होते हैं, ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात रंध्रों द्वारा श्वसन जो श्वास लेते हैं, ये क्या करते हैं नासा द्वारा, मतलब या तो इनके अंदर नासा द्वार होता है या तो फिर वात छिद्रों द्वारा ये हवा लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो डॉल्फिन होती है वो कुछ टाइम के बाद समुद्र की सतह पे काफी ऊंचाई पे उड़ती हुई दिखाई देती है, फिर ये जल में गिर जाती है। तो ये इस ड्यूरेशन क्या करती है, ये
वायु जो होती है अपने अंदर लेती है, उसके बाद ये बहुत टाइम तक जल में रहती है, फिर उसके बाद जैसे उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो बाहर निकलती है। तो इस प्रकार एक डॉल्फिन और व्हेल जो होते हैं वो अपने आप को एडॉप्ट करते हैं समुद्र में। आगे है तालाब और झील में जो पौधे होते हैं वो कैसे करते हैं। तो इन पौधों का जो तना होता है काफी लंबा होता है, खोखला रहता है एवं हल्का होता है। अब देखिए पानी में रहना है तो इनका जो तना होता है ऑब्वियसली ये लंबा होगा, हल्का भी होगा ताकि ये पानी पे तैर सके, और खोखला भी होता है ताकि वायु भरा रहे और पानी की सतह पे आराम से ये तैर सके। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां और एवं फूल जल की सतह पे प्लवन करते हैं। प्लवन मतलब तैरना, ये क्या करते हैं, जल की सतह पे तैरते हैं। कुछ जलीय जो पौधे होते हैं पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। ये जो जलीय पौधे कुछ देख रहे हैं आप लोग, ये क्या करते हैं, पूरी तरह से इनकी बॉडी अंदर रहती है। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सकरी एवं पतली रिबन की तरह होती है। इनकी जो पत्तियां होती है इनमें कुछ की ऐसी पत्तियां होती है जो पतली रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। जब जल बहता है तो ये क्या करती है, सरलता से मुड़ जाती है, जिससे क्या होता है, जो जल होता है आराम से इनके अंदर से निकल जाता है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों की पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति नहीं होती है। तो ये जो इनकी पत्तियां होती हैं, जो इनका तना होता है, जो फूल होता है, वो इस प्रकार से होता है ताकि ये वाटर में आराम से रह सके। आगे देख लेते हैं मेढक के बारे में। तो देखिए मेढक के कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं। आमतौर पे तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है जो मेढक होता है, वो तालाब में पाया जाता है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पे रहता है। देखिए इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेढक होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबिया, एम्फीबियन बोलते हैं। मेढक को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जल और स्थल दोनों में रहता है। इसके पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं। जो इसके पीछे वाले जो पैर होते हैं वो लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इन्हीं की वजह से जो पिछले पैर होते हैं उन्हीं की वजह से ये क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं और शिकार को पकड़ते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। देखिए सपोज करते हैं जो मेढक का जो पैर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो गैप आपका है उसके बीच में क्या होता है, एक झिल्ली युक्त झिल्ली नुमा एक संरचना पाई जाती है। तो वो क्या करती है, मेढक को जल में तैरने के लिए हेल्प करती है उसकी। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ सजीव के बारे में पढ़ना है। सजीव को कुछ लक्षण होते हैं, ये तो काफी सिंपल है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई जीवित है तो उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा जो होती है वो हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह है सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे ही एक अंडा से एक चूजा निकलता है, चूजा के बाद कुछ दिन बाद वो बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद एक वो बड़ा सा मुर्गी या मुर्गा बनता है। तो क्या होता है, वृद्धि होती है। जितने भी सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है। सभी सजीव श्वसन करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो सजीव होते हैं उनको जीवित रहने के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो श्वसन द्वारा अपने अंदर ये लेते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन की क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों के अंदर फेफड़ा पाया जाता है, वैसे ही गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्ली के अंदर भी फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट एक नोट करने वाला, जो केचुआ होता है वो त्वचा द्वारा सांस लेता है। केचुआ किससे लेता है, त्वचा द्वारा सांस लेता है। आगे है मछली के गिल होते हैं। जो मछली होती है वो गिल या फिर क्लोम द्वारा सांस लेती है, जिनकी सहायता से जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है केचुआ वाला, क्योंकि बार बार पूछता है एग्जाम में, तो हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट ये है सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। पौधे भी जो होते हैं वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे जो भी चीजें होती है, एक जंतु जो होता है उसके एनवायरमेंट्स में उसको कुछ भी अगर हम लोग उद्दीपन दे रहे हैं तो उसके प्रति वो अनुक्रिया दिखाता है। और उसी प्रकार जो पौधे होते हैं वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, तो देखिए जो कुछ पौधे होते हैं वो केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात में खिलेंगे। कुछ पौधे पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। जो कुछ पौधे के जो पुष्प होते हैं वो सूर्यास्त जैसे ही, जो सूर्य है जैसे ही अस्त होता है, इनके पुष्प भी बंद हो जाते हैं। छुई मुई एक जो गुलमेहंदी का जो पौधा होता है, पत्तियों को छूने पर अचानक मुरझा या फिर सिकुड़ जाती है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। देखिए जो छुई मुई वाला जो एग्जाम्पल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो छुई मुई का जो पौधा होता है वो जब छूते हैं हम लोग सिकुड़ जाता है। वो क्यों सिकुड़ता है, तो वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, इसलिए सिकुड़ता है। अगला देख लेते हैं। अब हमारा जो पॉइंट नंबर 5 है वो देखते हैं।
सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। जितने भी सजीव होते हैं उनके परिवेश में जो भी चीजें परिवर्तित होती है उसके प्रति वो अनुक्रिया दिखाते हैं। सजीवों में उत्सर्जन होता है। तो देखिए, अगर सजीव जो है वो भोजन ले रहा है, पानी ले रहा है, तो उनके अंदर उत्सर्जन जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो उत्सर्जन भी होगा। अगला है, सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि अपने समान जीव उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। तो सभी जीव क्या करते हैं, अपने समान जो है बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ क्या है, अंडे से बच्चे निकल रहे हैं और बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह है। आगे देखते हैं, सभी सजीव गति करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो सजीव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। कुछ पौधे अभी होते हैं, जो पौधे होते हैं वो भी गति करते हैं। जैसे पौधे जो होते हैं वो जमीन में एक जगह टिक के खड़े रहते हैं, लेकिन क्या उनके तना उनका नहीं बढ़ता, उनकी पत्तियां नहीं बढ़ती। तो ऐसा होता है, उनकी शाखाएं बढ़ती है, इसका मतलब वो भी गति कर रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए जो विसर्पी लता वाले जो पौधे होते हैं, इनकी हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं, जो उनकी लताएं होती है वो काफी दूर तक फैल जाती है। तो ये भी एक प्रकार से गति करते हैं। तो जो सभी सजीव होते हैं वो गति करते हैं। ये आपका करेक्टर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।